लीजिए सुनिए चंद्र प्रकाश पांडे का लिखा उपन्यास फिर वही खौफ, मेरी यानी हर्षपाल की आवाज में। ड्राइंग हॉल के सोफे पर आसीन सन्यासी के शरीर पर गेहुए कपड़े थे। उसकी उम्र 60 वर्ष से अधिक थी और माथे पर त्रिकुंड व गले में बड़ी बड़ी मानकों वाली रुद्राक्ष मालाएं थी। लवणमय चेहरे पर भाव थे, मानो समाधिग्रस्त हो। और शिष्य सोफे के इर्द गिर्द युवा सन्यासी खड़े थे। वृद्ध सन्यासी के सम्मुख मौजूद सोफे पर राजमहल का प्रत्येक सदस्य उपस्थित था, सिवाय संस्कृति के। हमने संस्कृति का विवाह करने का निश्चय किया है कुलगुरु, दिग्विजय ने शालीन स्वर में कहा। इसलिए हमने आपको मुहूर्त और कुंडली मिलान इत्यादि औपचारिकताओं को पूर्ण करने हेतु राजमहल में आमंत्रित किया है। दिग्विजय के इशारे पर सुजाता ने 2 जन्म पत्रिकाओं कुलगुरु की ओर बढ़ा दी, जिन्हें एक शिष्य ने थामा। इस संस्कृति और उनके होने वाले वर की कुंडली है कुलगुरु। कृपया इन्हें देखकर बताएं कि ज्योतिषी दृष्टि से यह विवाह उपयुक्त है या नहीं। सबसे पहले वर की जन्मपत्री दिखाओ। आदेश का पालन हुआ। जन्मपत्री के मुख्य पृष्ठ पर वैभव की जन्मतिथि, दिन और समय के साथ अंकित थी। मुख्य पृष्ठ पर दिग्विराज विराट रूप में पढ़ने के बाद कुलगुरु ने कई पन्ने को एक साथ पलटा और जन्मपत्री के उस पृष्ठ को पर पहुंच गए जिस पर जातक के जन्मकाल और ग्रह दशाओं का विवरण अंकित था। ड्राइंग हॉल के पेन खामोशी के बीच राजमहल के प्रत्येक सदस्य की निगाहें कुलगुरु पर ठहरी हुई थी। करीब 10 मिनट तक ग्रह दशाओं का अवलोकन करने के पश्चात कुलगुरु ने दाहिनी ओर खड़े शिष्य की ओर हथेली फैलाई, जो शिष्य के लिए संकेत था कि कागज कलम की आवश्यकता है। शिष्य संकेत समझ गया और कंधे से लटकी हुई झोली से कागज कलम निकालकर उनकी फैली हुई हथेली पर रख दी। कुलगुरु ने पहले उंगलियों की गांठ पर कुछ गणनाएं की, तत्पश्चात आंखें बंद करके कुछ देर तक चिंतन किया। उपयुक्त प्रतिक्रियाओं के बाद उन्होंने कागज पर एक आयत खींचा और उसके 2 विकर्ण खींचकर उसमें 4 छोटे छोटे त्रिभुजों में विभक्त कर दिया। अपने चिंतन को उन्होंने अंकों और अक्षरों के रूप में उन छोटे त्रिभुजों से पृथक किया था। इसके बाद सोफे की पुस्त में से सिर टिकाकर इस प्रकार गहरी सांस ली मानो इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं जिस पर पहुंचना चाहते हैं। 10 मिनट की खामोशी के बाद उन्होंने अपना शिष्य रूख दिग्विजय की ओर किया और कहा, क्या तुमने वैभव नाम के इस लड़के के साथ संस्कृति की शादी करने का पूरा मन बना लिया है ठाकुर? हाँ हाँ कुलगुरु, वैभव हमें अपनी बेटी के लिए योग्य वर लगता है। कुलगुरु ऐसे अंदाज में मुस्कुराए जैसे दिग्विजय के निर्णय का उपहास कर रहे हों। किसी निर्णय का वास्तविकता में आना मनुष्य के विवेक पर निर्भर करता है, लेकिन उस निर्णय का साकार होना परमेश्वर की इच्छा पर निर्भर करता है। हम समझे नहीं कुलगुरु, इस लड़के के साथ तुम्हारी बेटी का विवाह कोई संयोग नहीं बना रहा है। ड्राइंग हॉल में पैना सन्नाटा खिंच गया। सुजाता ने मन ही मन प्रसन्न होते हुए दिग्विजय की ओर देखा। उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। विस्थापित राजनेताओं के साथ संबंध बनाने की उनकी महत्वाकांक्षा धूल धूल कर जल रही थी। इस लड़के की वर्तमान ग्रह दशाएं इंगित कर रही हैं कि ये अपनी आयु पूर्ण कर चुका है। इसके जीवन में अब मात्र 7 दिन ही शेष रह गए हैं। तो क्या इसका मतलब है कि 7 दिन के अंदर वैभव की मौत हो जाएगी? केवल मौत नहीं, भयावह मौत होगी। राहु का महाप्रवेश प्रबल हो चुका है, कोई कुछ नहीं कर सकता। राहु का प्रभाव हमारे जीवन पर छाया के रूप में पड़ता है। इसके मारक योग बनने का तात्पर्य होता है कि जातक के जीवन पर पड़ने वाली उसकी छाया नकारात्मक अर्थात अनिष्ट की घोष हो चुकी है। ऐसी स्थिति में ये मान लेना चाहिए कि जातक किसी अपवित्र ऊर्जा अर्थात प्रेत बाधा से प्रभावित में है। ऐसे जातकों को दिल दहलाने वाली प्रेतजनित मौत मिलती है। कुलगुरु का स्वर विदूष हो गया। वैभव के भयावह मौत की कल्पना मात्र से ही वे द्रवित हो उठे थे। प्रेत भावा मौत, प्रेतजनित मौत, ये सब क्या है कुलगुरु? रोमांच के कारण दिग्विजय के रोंगटे खड़े हो गए। यही हाल वहां उपस्थित अन्य लोगों का भी था। वैभव के जीवन में कोई अमानवीय व्यक्तिक्रम कैसे हो सकता है?
विधि का विधान है, कुलगुरु ने पूर्ववत गंभीर स्वर में कहा, और विधि का विधान हमारे पुनर्जन्मों के कर्म पर निर्धारित होता है। इस जन्म में हम जो सुख या दुख भोगते हैं वे हमारे पूर्व जन्मों का कर्म का ही तो फल होता है। क्या इस विधाता का टाला नहीं जा सकता? दिग्विजय ने पूछा। ज्योतिषी शास्त्र भावी घटनाओं की ओर इशारा करता है। उन घटनाओं में किसी का हस्तक्षेप करना शास्त्र की परिभाषा में शामिल नहीं। यदि वैभव के संदर्भ में कोई उपाय शेष रहा तो उसकी कुंडली में ऐसा दुर्भाग्य संयोग बनता ही नहीं। तो क्या अब हमें अपना निर्णय स्थगित करना होगा? नहीं भी करोगे तो नियति यह कार्य स्वयं करा देगी। ड्राइंग हॉल में एक बार फिर निस्तब्धता छा गई। अब हमें चलना चाहिए। लंबी खामोशी को निरर्थक प्रतीत होते हुए कुलगुरु ने कहा, आप एक बार संस्कृति की जन्मपत्री भी देख लीजिए, हो सकता है कोई समाधान निकल आए। अरुणोदय ने कहा, कोई लाभ नहीं है अरुण। संस्कृति की जन्मपत्री हमने ही बनाई है, इसलिए हमें मालूम है कि ग्रह दिशाएं उसके जीवन में किस प्रकार प्रभावित कर सकती हैं। कहने के बाद कुलगुरु प्रस्थान के ध्येय से खड़े हो गए। एक्सक्यूज मी गाइज, क्या आप में कोई बता सकता है कि मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट किस ओर है? साहिल ने कॉरिडोर में खड़े छात्र के हुजूम से पूछा। आप इस कॉरिडोर में एंड में जाकर राइट टर्न ले लीजिए, खुद को मैथमेटिशियन डिपार्टमेंट के कॉरिडोर में ही खड़ा पाएंगे। थैंक यू। आभार ज्ञान के बाद साहिल तेज कदमों से कॉरिडोर की ओर बढ़ा, जहां से दाहिनी ओर मुड़ने पर गणित विभाग का कॉरिडोर आरंभ हो गया। प्रोफेसर्स के चैम्बर के दरवाजों पर लिखे नामों का दृष्टिपात करते हुए वह आगे बढ़ा। अतः उसकी तलाश का अंत हुआ जब वह चैम्बर के सामने ठिठका था। उस पर अंग्रेजी में लिखा था, प्रोफेसर उदयराज चौहान, सीनियर प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट। शायद यही चैम्बर साहिल का गंतव्य था। उसने दरवाजे को आहिस्ता से नॉक किया। यस। अंदर से किसी लड़की की मधुर आवाज़ आई। साहिल अंदर झांका। रिवॉल्विंग चेयर खाली थी। प्रोफेसर उस वक्त चैम्बर में नहीं थे। प्रोफेसर से मुलाकात कब तक हो सकती है? अभी नहीं हो सकती, फाइनल ईयर की क्लास ले रहे हैं। विंटेज चेयर पर मौजूद लड़की ने बगैर साहिल की ओर देखे हुए कहा। किसी किताब के ध्यान में व्यस्त उस लड़की की उम्र 25 वर्ष के आसपास थी। रंग गोरा और परिधान में सादगी का समावेश था। कब तक लौटेंगे? लड़की ने वकालत की ओर देखा और कहा, पीरियड ओवर होने के में अभी 15 मिनट का समय है। आप चाहें तो उनके आने का वेट कर सकते हैं। जी शुक्रिया। साहिल अंदर प्रतिष्ठित हुआ और लड़की की बगल वाले विंटेज चेयर पर आसानी से बैठ गया। चैम्बर की खामोशी इस दर्जे की थी कि एसई चलने की आवाज़ भी स्पष्ट सुनाई दे रही थी। करीब 20 मिनट बाद प्रोफेसर ने केबिन में कदम रखा और साहिल अपनी जगह से खड़ा हो गया। हेलो साहिल, प्रोफेसर ने सुखद आश्चर्य से कहा और रिवॉल्विंग चेयर पर आसानी होने के बाद साहिल को बैठने का इशारा करते हुए कहा, तुम्हारे भाई का क्या हाल है? अब कैसी हालत है? प्रोफेसर का वाक्य सुनकर लड़की हॉल से चौंकी। उसे पहली दफ़ा पता चला था कि आने वाला शख्स यश का भाई था। इस सिलसिले में मुझे आपसे कुछ बात करनी है प्रोफेसर। यस प्रोफेसर, प्रोफेसर ने जोमखोरी के साथ कहा। मेरा अगला पीरियड चलना 20 मिनट बाद है, तब तक के लिए मैं फ्री हूँ। साहिल ने एक नज़र लड़की पर डाली तो वह बंद किताब करके प्रोफेसर और उसकी वार्तालाप में रुचि लेने लगी थी। क्या आप बता सकते हैं कि पिछले दिनों जब यश 2 महीने का वर्कशॉप आउट करने के लिए केबिज गया था तो उसके साथ क्या हुआ था? मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि केबिज में यश के साथ ऐसी कोई घटना नहीं घटी थी जिससे याददाश्त चले जाने का जैसी कोई दुर्घटना की वजह समझी जा सके। प्लीज़ आप याद करने की कोशिश कीजिए प्रोफेसर, दिमाग पर जोर डालिए। कैबिज में ज़रूर उसके साथ कुछ हुआ था, अन्यथा मेरा हंसता खेलता भाई वहाँ से लौटने के 2 दिन के भीतर ही यूँ अपना पहचाना सा खो बैठा। मैं तुम्हारी दशा समझ सकता हूँ साहिल, लेकिन सच वही है जो मैंने तुम्हें बताया। प्रोफेसर चौहान ने चश्मा उतारकर मेज पर रखते हुए कहा, कैबिज में ऐसा कुछ नहीं हुआ था जैसा तुम समझ रहे हो। नहीं, मैं नहीं मान सकता।
साहिल ने भावावेश में आकर दोनों मुक्का मेज पर इतनी तेजी से मारा कि उस पर मौजूद वस्तुएं हिल लगीं। साहिल का 2 महीने का कैबिज टूर सामान्य नहीं गुजरा था सर, उसके साथ कुछ तो जरूर हुआ था। साहिल की हरकत पर उसके बगल में मौजूद लड़की ने प्रोफेसर चौहान की ओर देखा। उनके चेहरे के भावों में लग रहा था कि यदि प्रोफेसर ने उसे बोलने का मौका दिया तो वह कुछ महत्वपूर्ण बातें बता सकती है, लेकिन प्रोफेसर ने उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया और खुद कहा, गेट ले साहिल, यदि यश की याददाश्त अचानक गुम हुई है तो अचानक ही लौट भी आएगी। मेडिकल साइंस में ऐसा अवसर होता है, तुम्हारे डॉक्टर्स पर भरोसा करना चाहिए। डॉक्टर्स भी इस सैड मेमोरी लॉस की कोई वजह भी नहीं तलाश पा रहे हैं। हर कोई ये सोचकर शॉक्ड है कि नॉर्मल कंडीशन में एक इंसान की अचानक पूरी याददाश्त कैसे गुम हो सकती है। सॉरी साहिल, मैं नहीं मान सकता कि कैबिज में यश के साथ कोई अप्रिय घटना घटी थी। साहिल शांत हो गया। उसने कुर्सी पर पुस्त से टिककर आंख बंद कर ली। तुमने अभी अभी कहा कि यश कैबिज से लौटने के 2 दिन बाद अपनी पहचान खोया था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस घटना को तुम वजह के रूप में तलाश रहे हो वह घटना उन्हीं 2 दिन में घटी हो? कैबिज से लौटने के बाद यश 2 दिन तक फ्लैट से बाहर नहीं निकला था। उसने पूरे 48 घंटे फ्लैट में ही गुजारे थे। इन दिनों में ऐसा व्यवहार बहुत बदल चुका था। हमेशा बकबक करने वाला यश गुमसुम रहने लगा था। उसने 48 घंटों में उसके सिवाय नोटिफिकेशन को और कुछ भी नहीं किया। उस वक्त मैं यह सोच रहा था कि वह सोशल मीडिया पर एक्टिव होगा। फिर तीसरे दिन की सुबह मैंने उसे आईने के सामने खड़ा पाया। अपने अक्स को यूं घूर रहा था मानो इस बात को लेकर दुविधा में हो कि वह अक्स उसी का है या किसी और का। मेरे हस्तक्षेप पर उसने मुझसे सवाल किया, मैं कौन हूँ? पहले तो मुझे लगा कि वह मजाक कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसकी हरकतों से स्पष्ट हो गया कि वह अपनी पहचान खो चुका है। डॉक्टर्स ने इन सब के बारे में क्या बताया है? ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि ब्लड में विटामिन 12 का लेवल नॉर्मल लेवल से बहुत कम है। डॉक्टर्स के मुताबिक B12 नर्व सेल की प्रॉपर फंक्शन के लिए ज़रूरी विटामिन होता है और शरीर में इसकी मात्रा की अनियमितता होने से चेतना में बड़ी बीमारियां होती हैं। इसका मतलब कि यश पहले से ही एल्जाइमर जैसी भूलने की बीमारी से ग्रस्त था। डॉक्टर ने तो फिलहाल यही कहा है प्रोफेसर। उसके अनुसार यश बहुत पहले से ही एल्जाइमर का पेशेंट था। नज़रअंदाज किए जाने के कारण भूल का कारण साधारण सा रोग इस हद तक बढ़ गया कि उसने समूचे याददाश्त का दुश्मन बैठ बैठा। बट सर, काफ़ी देर बाद लड़की ने मुंह खोला, यश की हरकतों से तो हमें कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वह भूलने की बीमारी से ग्रस्त है। इनवेस कभी कभी तो हमें उसकी मेमोरी पावर देखकर शॉक्ड भी हुआ करते थे। लंबे लंबे क्वेश्चन और प्रोजेक्ट्स उसकी जुबानी याद रहते थे। यदि वह मेमोरी लॉस की शिकायत से साथ जी रहा था तो मैथ्स का अच्छा स्टूडेंट कैसे था? यहाँ तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। यश के मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट जो बता रही हैं उस पर यकीन करना आसान नहीं है। ऐसा लगने लगा है कि टेस्ट ठीक से कंडेंस नहीं किए गए थे। थोड़ी देर रुककर साहिल ने आगे कहा, क्या आप जानना चाहेंगे प्रोफेसर की कैबिज से लौटने के बाद 2 दिन तक उसने नेट सर्फिंग के दौरान क्या सर्च किया था? ऑफ कोर्स। साहिल ने जेब से यश का सेलफोन बाहर निकाला और ब्राउज़र हिस्ट्री ओपन करने के बाद मोबाइल प्रोफेसर को थमा दिया। ब्राउज हिस्ट्री में कई हिंदी ब्लॉग और वेब पेज के URL नज़र आ रहे थे। हैरानी तो इस बात की थी, सारे वेब पेज एक ही सर्च टर्म से जुड़े हुए थे, ब्रह्म राक्षस। प्रोफेसर के होठों से स्फुटित सा स्वर निकला और इसी के साथ उसके माथे पर बल पड़ गए। यस प्रोफेसर, मुझे लगा था वह सोशल मीडिया पर एक्टिव है, जबकि वास्तविकता यह थी कि वह 2 दिनों से इसी नाम यानी ब्रह्म राक्षस से जुड़ी ब्लॉग्स और वेबसाइट खंगाल रहा था। लेकिन क्यों? आई डोंट नो, सब कुछ अजीब सा है। उसने अचानक ब्रह्म राक्षस के विषय में जानने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी? सॉरी साहिल, प्रोफेसर ने मोबाइल साहिल की ओर बढ़ाते हुए कहा, नॉर्मल पेशेंट काउंट और थिनेस्ट इज सच कंडीशन
यू शुड दे टेक हिम स्पेशलिस्ट। श्योर सर, थैंक यू फॉर टाइम। साहिल उठा और हैंडशेक के बाद चेंबर से बाहर आ गया। जिस उम्मीद के साथ वह आया था, उस उम्मीद का स्थान अब तमाम उलझनों ने ले लिया था। वह लंबे लंबे डिग भरते हुए कॉरिडोर पार कर ही रहा था, तभी पीछे से आवाज आई, एक्सक्यूज मी। वह पीछे ठहरा, मुड़ा। जिस लड़की ने उसे प्रोफेसर के चैम्बर में देखा था, वह लड़की लगभग दौड़ते हुए उसकी ओर आ रही थी। क्या हुआ? आपने मुझे क्यों रोका? उसके पास आते ही साहिल ने पूछा। मैं शायद आपको कुछ हेल्प कर सकती हूँ, लड़की ने तेज चलने के कारण उखड़ी हुई सांसों को नियंत्रित करने का प्रयास करते हुए कहा। रियली? साहिल रोमांचित हुआ, लेकिन कैसे? मेरा नाम कोमल अवस्थी है। मैं भी अपने भाई की तरह एक रिसर्च स्कॉलर हूँ। मेरे प्रोफेसर 2 हफ्ते के लिए एग्ज और गेट कल्चर रामानुजन इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स चेन्नई गए हुए हैं, इसलिए मेरे पास 1 हफ्ते से कम ही समय नहीं है, सिवाय एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में फुदकने के। आप किस प्रकार मेरी सहायता कर सकती हैं? दरअसल मैं बताना चाहती हूँ कि कैबिज के 2 महीने की वर्कशॉप में मैं भी यश के साथ थी। मैं कुछ जानती हूँ, या फिर कह सकते हैं कि मेरे पास कुछ चीज़ें हैं जो ये बता सकती हैं कि वहाँ उसके साथ क्या हुआ था। चीज़ें बता सकती हैं? आई मीन कि आप नहीं बता सकती? एक्चुअली पूरी बात मुझे भी मालूम नहीं है कि यश के साथ क्या हुआ था, लेकिन मेरे पास कुछ क्लू हैं जिन्हें देखने के बाद आप किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। इसके लिए आपको आज शाम मेरे फ्लैट आना होगा। एड्रेस? मैं यूनिवर्सिटी कैंपस में ही रहती हूँ। रोहिणी हॉस्टल के पीछे वाले अपार्टमेंट के सारे फ्लैट रिसर्च स्कॉलर्स के ही हैं। उनमें से ग्राउंड फ्लोर का फ्लैट नंबर 9 मुझे अब तक के लिए अलर्ट किया गया है, जब तक कि मेरी रिसर्च पूरी नहीं हो जाती। थैंक यू, लेकिन टाइम? मैं यूनिवर्सिटी से 5 बजे फ्री होती हूँ। 6 बजे के बाद आप एनी टाइम आ सकते हैं, मुझे इंतज़ार रहेगा। श्योर, साहिल ने कृतज्ञता भरी मुस्कान के साथ कहा। ये उसका कोई बेहुदा बहाना होगा। स्टोर रूम में बाहर आने पर दिग्विजय ने क्रोध से फुरफुराते हुए कहा। नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। मैंने उसके चेहरे पर सचमुच डर देखा है। मैंने उसके सामने स्टोर रूम के बाहर आने का प्रस्ताव भी रखा था। अगर वह केवल स्टोर रूम से बाहर आने के लिए झूठ बोल रही होती तो मेरे प्रस्ताव को मानकर उस समय स्टोर रूम से बाहर आ जाती, सुजाता ने कहा। तो क्या तुम ये मान रही हो कि उसने जो कहा वह सच था? उसने जमीन के नीचे से किसी के हाफने की आवाज़ सुनी थी। क्या तुम उस पर यकीन करने लगी हो? न जाने क्यों उसकी बातें सच लग रही हैं। वह स्ट्रोंग रूम सालों से 1-2 बार ही खुलता है। ऐसे में देखो सुजाता, दिग्विजय ने उसकी बात काटकर तीखे स्वर में कहा, मैं इसी राजमहल में जन्मा हूँ। यहाँ के चप्पे चप्पे के बारे में पता है मुझे। स्टोर रूम के नीचे कोई तहखाना नहीं है। तो फिर संस्कृति को जमीन के नीचे से हाँफने की आवाज़ क्यों सुनाई दी? उसे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी थी। ये सब तो उसका वहम रहा होगा, या हमें परेशान करने के लिए कोई नई साजिश। सुजाता कुछ बोलने से उद्विग्न हुई, लेकिन दिग्विजय ने इस वाक्य ने खामोश कर दिया। मैं पहले ही गुरुदेव की बातों को सोच सोचकर परेशान हूँ। बेहतर होगा कि तुम अपनी बेटी के कारनामे सुनाकर मेरी उलझने और मत बढ़ाओ। कहने के बाद दिग्विजय कमरे से बाहर निकल गए। आप क्या करते हैं? कोमल ने चाय का ट्रे सेंटर टेबल पर रखा और साहिल के सामने वाले सोफे पर बैठते हुए कहा। क्या मतलब? आई मीन आप किस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं? पुलिस ग्राउंड डिजाइनर हूँ। लिंक इन अच्छा नेटवर्क बन चुका है, लेकिन इसलिए घर बैठे ही अच्छे क्लाइंट्स मिल जाते हैं। आपने कभी तक चाय का कप क्यों नहीं उठाया? मैं चाय पीने से ज़्यादा ये जानने के लिए उतावला हूँ कि कैबिज में मेरे भाई के साथ क्या हुआ था। साहिल ने चाय का कप उठाया तो जरूर, लेकिन उसे होठों से लगाए बगैर ही कहा, कुछ अजीब तो उसके साथ जरूर हुआ था। कोमल ने चाय की चुस्कियाँ लेते हुए कहा, कुछ ऐसा जिसके होने के बाद उटपटांग आदतें उसके जीवन का हिस्सा बन गई थी। वर्कशॉप में साथ गए प्रोफेसर चौहान को उसने कुछ बताया नहीं था, क्योंकि उसे डर था कि यदि प्रोफेसर चौहान को यह पता चल गया कि वह मानसिक रूप से बीमार होने लगा है तो उसे
उस वर्कशॉप के बीच में ही छोड़कर इंडिया लौटना होगा, जिसमें शिरकत करने के लिए मैथ्स का हर रिसर्च स्कॉलर तरसता है। यानी वह जिन अजीब आदतों का शिकार हुआ था, वे आदतें उसके मानसिक रूप से बीमार होने की परिचायक थीं। हाँ हाँ हाँ, शायद ऐसा ही कुछ, कोमल ने थोड़े दबे स्वर में कहा। क्या उसने आपको बताया था कि उसके साथ क्या हुआ था? नहीं। तो फिर आपको कैसे पता चला कि समथिंग स्टूडेंट ऑफ हैबिट्स विद हिम? क्योंकि मैंने ये से वे अजीब से चेंजेस अपनी आंखों में देखे हैं जो एक रहस्यमय घटना के बाद उसके लाइफस्टाइल का हिस्सा बन गए थे। यस, अपार्टमेंट टूर मर्डर का शिकार हुआ था। वाट? साहिल चौंका। हाउ इट दिस पॉसिबल? कैबिज में उसका कौन दुश्मन पैदा हो गया? पता नहीं, कैमिल ने कंधे उचकाए। पराए देश में जहाँ पर पहली बार एक एजुकेशनल टूर पर गया था, उस पर जानलेवा हमला हुआ। वजह मेरे समझ से परे है। तभी तो मैंने उसे घटना को रहस्यमय कहा। यस, उस अपार्टमेंट टूर मर्डर से बचा कैसे? ये बात आपको कैसे पता चली? आई मीन प्रोफेसर चौहान को क्यों नहीं पता चली? यस का अटैक सुबह के टाइम एक पार्क में हुआ था। उस वक्त केवल मैं उसके साथ थी। हम दोनों जॉगिंग के लिए निकले थे। उसका लक अच्छा था कि जो बुलेट उसकी कनपट्टी के पास से होते हुए निकल गई थी। पब्लिक प्लेस होने के कारण अटैक कर दूसरे मौके नहीं मिल पाया था। प्रोफेसर चौहान को यश ने यह सब बातें नहीं बताई थी, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि इस बात को लेकर कोई बखेड़ा खड़ा हो और उसका वर्कशॉप स्पाइनल हो जाए। ये लड़का भी अजीब है, इतनी बड़ी घटना को छुपा लेगा। साहिल झुंझलाया। उसने भी अजीब बात ये थी कि अज्ञात हमलावर से उस पर हमला करने के लिए पब्लिक प्लेस को चुना। उसका दुश्मन कौन हो सकता है? और फिर यदि वह हमलावर का पहला इस अटेम्प्ट फेल हो चुका था, तो संभव है कि वह यहाँ इंडिया में फिर से प्रयास करे। आई एग्री, लेकिन उस अपार्टमेंट टूर मर्डर उसके याददाश्त चले जाने से कोई कनेक्शन हो सकता है? यही सवाल तो मेरे जहन में भी है। इस अपार्टमेंट टू मर्डर के बाद तो वे कौन सी आउटपटांग आदतें थीं जो उसके जीवन की शैली का हिस्सा बन चुकी थी? अपार्टमेंट टूर मर्डर की घटना के बाद मैं अक्सर उसके कमरे से बातचीत की आवाज़ें सुना करती थी। शायद वह खुद से ही बातें करता था। मैंने कई बार उसे रातों के समय कॉरिडोर में टहलते हुए देखा था, ठीक वैसे ही जैसे कोई शख्स नींद में चलता है। ये विश्वास करना बेहद मुश्किल है कि केवल अटेम्प्ट टू मर्डर का कारण यश को स्पीड वॉकिंग या सेल्फ टॉकिंग जैसी आदतें पड़ गईं। उसके साथ कुछ और भी रहा होगा। आई मीन कुछ ऐसा जिसको उस पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाला। सॉरी टू से, बट यदि उसके साथ ऐसा कुछ हुआ था तो मुझे इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है। तो क्या आपने केवल यही बताने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था? नहीं, मेरे पास कुछ है जो आपको दिखाना चाहती हूँ। लेकिन इससे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या आप माया नाम की किसी लड़की को जानते हैं जिसके साथ यश का अफेयर था? टोटल बकवास। साहिल के चेहरे पर सख्त विरोध के भाव उभरे। वह खुले विचारों का जरूर था, लेकिन किसी अफेयर में इन्वॉल्व नहीं था। आपने ये कैसे पूछा? आपको ऐसा क्यों लगा कि उसका माया नाम की किसी लड़की के साथ अफेयर है? क्या यश को ड्राइंग का शौक था? जवाब की बजाय एक और सवाल से साहिल झुंझाया, लेकिन बात तो अधिक लंबा न खींचने के ध्येय से बिना किसी टिप्पणी के कह दिया। नहीं, वह स्कूल टाइम से ही ड्राइंग में कमज़ोर है। एक मिनट रुकी। कोमल अपनी जगह से उठी और स्टडी टेबल तक पहुंची। जब वापस आई तो उसके हाथ में कुछ ड्राइंग शीट थी, जिन्हें उसने साहिल की ओर बढ़ाते हुए कहा, ये चेंजेस आपके भाई के ही बनाए हुए हैं। साहिल ने चेहरे पर कौतूहल के भाव लिए हुए उन पन्नों को थाम लिया जो संख्या में भरे थे। पहले पन्ने पर एक राजमहल का स्केच था, दूसरे पन्ने पर जलते हुए पीपल का पेड़ दिखाया गया था जिसके तने पर कोई इंसान बंधा हुआ नजर आ रहा था। तीसरे पन्ने पर एक व्यक्ति को दर्शाया गया था जिसकी वेशभूषा
पुरातन काल में ब्राह्मणों से मिलती जुलती थी। साहिल उस स्केच को देखकर चौंका, क्योंकि पुरातन काल के उस ब्राह्मण की मूर्तिकृति यश की मूर्तिकृति से मिलती जुलती थी। चौथे पन्ने पर तालाब के किनारे घास पर लेटी एक राजकुमारी का स्केच उकेरा गया था, जो दाहिने गाल पर हाथ लगाए हुए तालाब के जल में अपनी परछाई देख रही थी। मुझे नहीं मालूम कि ये स्केचेस किस चीज़ से जुड़े हुए हैं, लेकिन इन स्केचेस के बारे में यश ने मुझे एक बात बताई थी। कोमल ने उन स्केच पर उंगली रखते हुए कहा, जिसमें तालाब के किनारे लेटी हुई राजकुमारी पानी में अपनी परछाई देख रही थी। क्या ये स्केचेस वास्तव में यश ने ही बनाए हैं? ऑफ कोर्स, उसी ने बनाए हैं। आपको उससे इस राजकुमारी जैसी लड़की के बारे में क्या बताया था? उसने कहा था कि माया नाम की ये लड़की उसकी ड्रीम गर्ल है। और आपने यकीन कर लिया? क्या आपने उससे ये नहीं पूछा कि सैकड़ों साल पुरानी दुनिया में ये लड़की उसकी ड्रीम गर्ल कैसे हो सकती है? हर कोई अपने पार्टनर्स में प्रेजेंस और प्रिंस की छवि देखता है, इसलिए मुझे लगा कि उसने माया नाम की अपनी गर्लफ्रेंड को प्रेजेंस के रूप में रिप्रेजेंट करने के लिए ये स्केच बनाया हो। क्या आपको यकीन है कि ड्राइंग से दूर भागने वाला एक लड़का किसी प्रोफेशनल स्केच आर्टिस्ट की तरह ये स्केचेस बना सकता है? इट मे बी पॉसिबल। कोमल ने कंधे उचकाए। हो सकता है कि उसने कहीं से स्केचिंग सीखी हो। क्या उसे कोई स्केचेस आपके सामने बनाए थे? नहीं, उसने मुझे ये स्केच बनाने के बाद दिखाए थे। तो फिर आप इस बात को लेकर इतना श्योर कैसे हो सकती हैं कि ये स्केचेस उसी ने बनाए हैं? क्योंकि ये बात खुद उसी ने मुझे से कही थी कि इन्वेंस मैंने उससे पूछा था कि उसे स्केचिंग कैसे आती है, तो उसने इस जवाब में कुछ चौंकने वाला जवाब दिया कि स्केचिंग उसके जीवन का हिस्सा रह चुका है। ये स्केचेस अभी तक आपके पास क्यों हैं? बायोमेट्रिक में इन्हें अपने कमरे से लेकर आ रही थी। सोचा था बाद में रिटर्न कर दूंगी, मगर भूल गई। ये बात कुछ इंडिया लौटने के 3 दिन पहले हुआ था, लगभग हफ्ते भर पहले। साहिल के पास जब कुछ कहने के लिए नहीं बचा, इसलिए वह खामोश हो गया। मुझे लगता है कि आपको अब यश के विषय में किसी पैरासाइकोलॉजिस्ट के कंसल्ट करना चाहिए। क्या मैं इस स्केच को अपने साथ ले जा सकता हूँ? कोमल कोमल ने गर्दन हिलाकर हाँ में जवाब दिया। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट कहने के बाद साहिल